जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टैटिक जीके का एक बहुत ही शानदार सेशन। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके में मजबूत पकड़ बनानी है तो आज का यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर सच में स्कोर बढ़ाना है तो सभी क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, प्रसिद्ध नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है जो जैव विविधता के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है जो जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, हिम तेंदुआ और लाल पांडा जैसे जीव पाए जाते हैं। नामदफा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, एग्जाम में पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह ईटानगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी झील होती है, तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। आपसे पूछा है किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेक बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 1642 मीटर। कितनी, तो 1642 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है। यह साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। बैकाल झील विश्व के ताजे जल का बड़ा भंडार रखती है। बैकाल झील जो है विश्व धरोहर स्थल है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है क्षेत्रफल के अनुसार वह है लेक सुपीरियर। यह भी नाम ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में है जो अपनी हाथी रिजर्व के लिए भी जाना जाता है। आपसे पूछा है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में है जो अपनी हाथी रिजर्व के लिए भी जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत का प्रसिद्ध टाइगर और हाथी रिजर्व है। सिमलीपाल अपनी समृद्ध जैव विविधता और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी प्राप्त है। सिमलीपाल मयूरभंज जिले में स्थित है। या बंगाल टाइगर, हाथी और गौर पाए जाते हैं यहाँ पर। उड़ीसा की राजधानी क्या है वह भी ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1966 में मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। एडीबी एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करता है। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। एडीबी का उद्देश्य गरीबी कम करना और विकास परियोजनाओं को सहायता देना है। एडीबी सड़क, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस प्रकार का बल है। आपसे पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किस प्रकार का बल है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस प्रकार का बल है। बताइए क्या होगा। राइट आंसर आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है, नाभिकीय बल है या विद्युत बल है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकर्षक बल, आकर्षण बल। आकर्षण बल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल होता है। यह बल द्रव्यमान वाली सभी वस्तुओं के बीच कार्य करता है।
आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इसी कारण वस्तुएं नीचे गिरती हैं। प्रतिकर्षण बल जो है गुरुत्वाकर्षण में नहीं होता। नाभिकीय बल परमाणु नाभिक में कार्य करता है और विद्युत बल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक होता है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण उसकी परिक्रमा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे या स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में वर्णित है। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 6वें संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पापोस की प्रथा शुरू की थी। आपसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पापोस की प्रथा शुरू की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैसुद्दीन बलबन ने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी। सिजदा का अर्थ सुल्तान के सामने झुककर अभिवादन करना था। पाबोस का अर्थ सुल्तान के चरण चूमना था। बलबन ने राजसत्ता की गरिमा बढ़ाने के लिए यह प्रथाएं लागू की थी। बाकी विकल्पों की बात करें तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति के लिए प्रसिद्ध और फिरोज तुगलक लोक कल्याण कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। बलबन लोह एवं रक्त नीति के लिए प्रसिद्ध था। उसने नियाबत एक खुदाई सिद्धांत अपनाया। बलबन गुलाम वंश का शक्तिशाली शासक था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है। आपसे पूछा है कि भारत में शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 135 वर्ष। 135 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत और शक संवत के बीच 135 वर्षों का अंतर होता है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। विक्रम संवत का संबंध राजा विक्रमादित्य से माना जाता है। शक संवत भारत सरकार का आधिकारिक राष्ट्रीय पंचांग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है या वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। इसमें पौधों की पहचान, वर्गीकरण और संरचना का अध्ययन किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। पानी का अध्ययन हाइड्रोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लोकटक झील किस राज्य की एकमात्र रामसर साइट है। आपसे पूछा है कि लोकटक झील जो है किस राज्य की एकमात्र रामसर साइट है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक लेक मणिपुर राज्य में स्थित है। यह मणिपुर की एकमात्र रामसर साइट है। लोकटक झील अपने तैरते द्वीपों फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। इस झील में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। लोकटक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर की राजधानी क्या है तो मणिपुर की राजधानी इंफाल है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। संसद इसी अनुच्छेद के तहत संविधान में परिवर्तन, संशोधन या नए प्रावधान जोड़ सकती है। कुछ संशोधनों के लिए केवल संसद की मंजूरी चाहिए होती है, जबकि कुछ मामलों में राज्य की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। संविधान को समय के अनुसार लचीला और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान से संबंधित है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब तक भारतीय संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेंच नेशनल पार्क मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान पेंच नदी के आसपास स्थित है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया। यह बाघ संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक भी पेड़ा इसी क्षेत्र से मिली थी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी चीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टकला मकान डिजर्ट चीन के सिंजियांग क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े रेतीले मरुस्थलों में से एक माना जाता है। यह मरुस्थल अत्यधिक शुष्क और कठोर जलवायु वाला क्षेत्र है। प्राचीन सिल्क रूट इसके आसपास से होकर गुजरता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मंगोलिया गोबी मरुस्थल के प्रसिद्ध है। कजाकिस्तान मध्य एशियाई देश, लेकिन टकला मकान यहाँ नहीं है। उज्बेकिस्तान सही उत्तर या भी नहीं है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया दोनों में फैला है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ, पूछा है पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था। आपसे पूछा है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ, 1191 ईस्वी में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। युद्ध का मैदान वर्तमान हरियाणा के तराइन यानी कि तरावड़ी क्षेत्र में स्थित था। इसके अगले वर्ष 1192 ईस्वी में हुए द्वितीय तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शासक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किसके संरक्षण से है। आपसे पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से, किसके संरक्षण से है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन परत। ओजोन परत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्ष 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें जैसे CFC के उपयोग को कम करना था। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से एक माना जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आपसे पूछा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ बाघ, हाथी, जंगली भैंसा और अनेक दुर्लभ पक्षी भी पाए जाते हैं। काजीरंगा को टाइगर रिजर्व का दर्जा भी प्राप्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दूधसागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि दूधसागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूधसागर फॉल्स गोवा राज्य में मांडवी नदी पर स्थित है। यह भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक माना जाता है। इसका नाम दूधसागर इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पानी दूर से दूध की धारा जैसा दिखाई देता है। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। दूधसागर जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 310 मीटर है। यह भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन वर्ष 1776 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में मुक्त व्यापार और बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत बताए गए। एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ का सिद्धांत भी दिया है। कल्याणकारी ऑप्शन में जो दिया है अमर्त्य सेन, इन्होंने ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। आपसे पूछा है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंडल वन कश्मीर में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसमें महायान बौद्ध धर्म को विशेष बढ़ावा मिला। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक माना जाता है। बाकी विकल्पों की बात है तो राजगृह प्रथम बौद्ध संगति का स्थान था। वैशाली द्वितीय बौद्ध संगति का स्थान था। पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगति का स्थान था। कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर यानी वर्तमान पेशावर थी। महायान और हीनयान बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2 फरवरी। 2 फरवरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दिन रामसर कंजर्वेशन को अपनाया गया था। आर्द्रभूमियां जैव विविधता और जल संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली रामसर साइट जो थी चिल्का झील थी। तो ये थे आपके टॉप 20 स्टैटिक जीके के प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत में कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत में कहां स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक्स के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।